So we'll start with textbook questions of dual nature of radiation and matter. 14.1 will be assignment to you. You should try by yourself. We will start with 14.2. Easy questions है. पहला question 14.2 में भी you have sub parts A and B. Calculate the energies of photons corresponding to ultraviolet light and red light, given that the wavelengths are 3000 angstrom and 7000 angstrom. तो अल्ट्रावायलेट का वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम बोला है, विच इज 3000 into 10 raised to minus 10 मतलब 3 into 10 raised to minus 7, and 7000 एंगस्ट्रॉम मतलब 7 into 10 raised to minus 7. Remember that the photons are not colored. Color is human perception for that frequency range. मतलब photons का कलर नहीं होता है, ऐसा है. तुमको सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज बता दिया उन्होंने, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. A typical FM radio station, part B, a typical FM radio station has its broadcast frequency of 98.3 megahertz. What is the energy of FM photon of this frequency? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स है. तो देयर आर टू पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन. तो पार्ट ए में द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू यू इज, आपको बोला है कि देयर आर टू फोटॉन्स, अल्ट्रावायलेट एंड रेड लाइट. अल्ट्रावायलेट फोटोन को मैं बोल देता हूँ, ठीक है, वेवलेंथ इज लैम्डा 1. कितना वेवलेंथ है? 3000 एंगस्ट्रॉम का. So 3000 angstrom is 3000 into 10 raised to minus 10. Lambda 1 equal to 3 into 10 raised to minus 7. और जो सेकेंड फोटोन है 7000 एंगस्ट्रॉम, तो 7000 एंगस्ट्रॉम is 7 into 10 raised to minus 7 मीटर. तो केस ए, इसमें आपके पास दो वेवलेंथ का इंफॉर्मेशन है, और केस बी इसमें आपके पास एक फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है. केस बी में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है विच इज बेसिकली 98.3 मेगाहर्ट्ज. और वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको पहले केस में बोला है और दूसरे केस में बोला है एनर्जी फाइंड करना. पहले केस में भी कैलकुलेट एनर्जीज बोला है, सेकंड केस में भी एनर्जी ही बोला है आपको. तो वेरी सिंपल. डू यू रिमेंबर वी हैव रिसेंटली कवर्ड इन थ्योरी, वी हैव सीन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ अ फोटोन? एच न्यू. तो अगर फ्रीक्वेंसी दिया होगा तो यू सॉल्व बाय एच न्यू. अगर वेवलेंथ दिया होगा तो एच सी बाय लैम्डा, बिकॉज न्यू इज सी बाय लैम्डा. डन. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये. तो केस ए में पहला, यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1. तो इक्वल्स टू, अच्छा ये क्वेश्चन तो सिंपल है, ऑफ कोर्स इट इज सिंपल, लेकिन देयर इज अ रीजन दैट आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन आल्सो. ये जो एच सी है ना, एच इंटू सी, ये तुमको इस पूरे चैप्टर में बहुत बार तुमको लगने वाला है. तो एक काम करना, इसको तुम पहले से कैलकुलेट करके रख देना. इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आता है बता देता हूँ मैं आपको एग्जैक्ट भी करके देता हूँ, एग्जैक्ट भी बताता हूँ एंड अप्रॉक्सीमेट भी बताता हूँ कैसे याद रखना है उसको. एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.63 into 10 raised to minus 34. ठीक, वो प्लैंक्स कांस्टेंट है. इंटू सी कितना होता है? 3 into 10 raised to 8. ठीक, अब देखो ऐसा है, ये 10 raised to minus 34 है और ये 10 raised to 8 है, मतलब 10 raised to minus 26 है. 3 into 6.63 is roughly 20. 19 point something, मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ आपको. तो 20 into 10 raised to minus 26 मतलब 2 into 10 raised to minus 25 अप्रोक्सीमेट. एग्जैक्ट करोगे तो 19 point something आता है वो. लेकिन जेई नीट जैसे एग्जाम में यू नीड टू हैव अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन समटाइम्स, तो याद रख लेना उसको. और वेवलेंथ कितना दिया हुआ है पहले केस में? 3 into 10 raised to minus 7. वेरी गुड. तो 3 into 10 raised to minus 7, ये और ये हो गया कैंसिल. ऊपर -26 था, नीचे -7 है, तो -19. तो इवन आ गया आपका पहले केस का जो आपका फोटोन है, उसका जो एनर्जी आ गया दैट इज बेसिकली 6.63 into 10 raised to minus 19 जूल. तो 6.63 into 10 raised to minus 19 जूल. और अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था नॉर्मली इस पूरे चैप्टर में यू विल बी मेजरिंग एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, क्योंकि जो वर्क फंक्शन होता है ना, यू रिमेंबर व्हाट इज वर्क फंक्शन? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, वर्क फंक्शन. इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से फ्री होने के लिए जो एनर्जी लगता है दैट इज वर्क फंक्शन. वो नॉर्मली ईवी में मेजर होता है.
तो फोटोन का एनर्जी भी हम लोग ईवी में ही मेजर करते हैं फिर। तो व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इफ यू रिमेंबर 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. So what is 1 joule? 1 upon 1.6 into 10 raised to minus 19 eV. तो आपको जूल से अगर ईवी में जाना है तो कुछ नहीं है, यू जस्ट हैव टू डिवाइड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इफ यू वांट टू गो फ्रॉम जूल टू ईवी, डिवाइड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो 6.63 into 10 raised to minus 19 upon 1.6 into 10 raised to minus 19, अप्रोक्सीमेटली 4 है, अप्रोक्सीमेटली 4 है, वैसे 4 से ज़्यादा ही है बट अप्रोक्सीमेटली 4 है। तो 6.63 डिवाइड बाय 1.6, 6.63, अच्छा ये 6.63 डिवाइड बाय 1.6, 4.14, तो 4.14 ईवी में आ गया। ये हो गया केस ए का फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अभी आपको केस बी का, केस ए का सेकेंड पार्ट भी करना है। तो A2 इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा 2। इसलिए मैं बोल रहा था कि एच सी की वैल्यू याद रख लेना। अभी हमको तो नहीं लगा यहाँ पे, पहले केस में तो 3 कैंसिल हो गया, बट हर बार वो कैंसिल नहीं भी होगा। तो 6.63 इंटू 3, 19.89। So it is 19.89 into 10 raised to how much? Minus 26. अभी ये बता था ना मैंने, 6.63 into 10 raised to minus 34 into 3 into 10 raised to 8 अपॉन लैम्डा 2 की वैल्यू थी 7000 एंगस्ट्रॉम। तो 7 into 10 raised to minus 7, तो 10 raised to minus 19, 19.89 by 7, 2 point something something, divided by 7, 2.84. तो दिस इज 2.84 into 10 raised to minus 19 जूल। इसको भी ईवी में कन्वर्ट करना है तो वही डिवाइड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब डिवाइड बाय 1.6 into 10 raised to minus 19, 1.6 into 10 raised to minus 19 से डिवाइड कर लो तो 1.84, 2.84 डिवाइड बाय 1.6 हाउ मच? 1.5 के आसपास आता है वो, दैट इज 1.5 के आसपास, 1.77 डिवाइड बाय 1.6 है 1.77, 1.77 EV। लेट अस जस्ट क्रॉस वेरीफाई आंसर। टेक्स्ट बुक है ना आपके पास? जस्ट वेरीफाई आंसर्स, करेक्ट है, गुड। देन ये हो गया केस ए। अभी केस बी बाकी है। केस बी इक्वल्स टू डायरेक्टली एच न्यू 6.63 into 10 raised to minus 34। फ्रीक्वेंसी कितना दिया था केस बी में? 98.3। वैसे 98.3 FM फ्रीक्वेंसी पता है आपको? रेडियो सुनते ना रेडियो कभी कभी? 98.3 मेगाहर्ट्ज, 96 पॉइंट समथिंग मेगाहर्ट्ज, 101 पॉइंट समथिंग समथिंग मेगाहर्ट्ज, ये सब रेडियो फ्रीक्वेंसी। और बोला भी उन्होंने FM रेडियो। देयर आर 2 डिफरेंट ब्रॉडकास्टिंग वेवलेंथ, अगर आपको पता होगा, FM एंड AM। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो FM का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ठीक है, वो आएगा आपको, इंजीनियरिंग करोगे तो फर्स्ट ईयर में सिग्नल प्रोसेसिंग सीखना ही है, तब सीख लोगे। मेगाहर्ट्ज में तो 10 raised to 6 है। तो यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दिस नाउ। दिस इज 10 raised to बेसिकली minus 28 और you have to multiply 98.3 into 6 point something something, 600 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। 98.3 into 6.6 क्या था वो? अच्छा, प्लैंक्स कांस्टेंट था ना, 6.63। तो दिस इज 651.729, 651.729। वापस से किस में है ये? जूल में है। एंड टू कन्वर्ट इट इनटू ईवी, फिर वही स्टोरी, द सेम स्टोरी, डिवाइड बाय व्हाट? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज 1.6 into 10 raised to minus 19, बस डिवाइड कर लो। 651.729 डिवाइड बाय 1.6, 407.33, 407.33 into 10 raised to minus 9 EV। गुड। क्या दिया आंसर? इतना ही है। 10 raised to minus 9 minus 10 minus 8। ठीक है, ठीक है, इट्स ओके, यू कैन राइट दिस वे।
इंपॉर्टेंस ये नहीं है कि कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, बात कैलकुलेशन की नहीं है, बात है यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद होगा, याद है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? सबसे पहला, व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम? गामा रेडिएशन, हाईली एनर्जेटिक, मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा और वेवलेंथ बहुत कम। उसके बाद क्या होता है? एक्स रेडिएशन, वेवलेंथ वेवलेंथ कम हो गया, सॉरी वेवलेंथ बढ़ गया और फ्रीक्वेंसी कम हो गया। अरे वेवलेंथ बढ़ता है ना, सबसे सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होता है? गामा। वेवलेंथ सबसे कम तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा। गामा एक्स अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद विजिबल, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रो, उसके बाद रेडियो। तो रेडियो वेव्स का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है, तो एनर्जी भी सबसे कम होता है। तो 10⁻⁹ का ऑर्डर आ रहा है तुम्हारा। तो रेडियो वेव्स का जो एनर्जी वो कम होना चाहिए तो है। और यहाँ पे जो तुम देख रहे हो, ये जो विजिबल लाइट है उसका 4.14 और 2 और 1.77। अभी नंबर्स इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू रिमेंबर, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑलरेडी अगर पता होगा कि व्हाट इज द रेंज ऑफ एनर्जीज ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम, तो ये कई बार तुमको क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करने पड़ेंगे, एंड यू विल सी दिस इन नेक्स्ट चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर। तो ये वैल्यू से भी याद रखो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी। एग्जाम्पल 14.3, the wavelength and intensity of incident light is 4000 angstrom and 0.1. What is this 0.1? Power. Energy per unit time, watt. Okay. Respectively, what is the minimum change in the light energy? What is the number of incident photons? Very good. Minimum change in the light energy, as you know from Planck's quantization of energy, energy from any source can be released in the form of packets, and the energy of each packet will be h nu, मतलब एच सी बाय लैम्डा। तो मिनिमम चेंज क्या होगा? वन फोटोन इज रिलीज, दैट इज मिनिमम चेंज। मतलब आपको बेसिकली एनर्जी ऑफ फोटोन ही पूछा है, घुमा फिरा के आपसे एनर्जी ऑफ फोटोन पूछा है। तो सीधा नहीं बोला कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, व्हाट इज द मिनिमम चेंज इन द एनर्जी ऑफ द लाइट सोर्स। तो गिवन में आपको दिया हुआ है वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम इज 4 × 10⁻⁷ मीटर। उसके बाद आपको दिया हुआ है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज 0.1 वैट। और आपसे पूछा है नंबर 1, व्हाट इज द मिनिमम चेंज इन द एनर्जी डेल्टा ई, विच इज बेसिकली एच न्यू। और पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स। हाउ डू यू फाइंड आउट नंबर ऑफ फोटॉन्स? तो सबसे पहले मिनिमम चेंज इन द एनर्जी इज एच नो, विच इज एच सी बाय लैम्डा। यू नो, according to the modern theory मतलब if you remember quantum theory, quantization of energy, if you remember, intensity increase करना मतलब क्या increase करना? Number of photons। मतलब intensity is nothing but number of photons into energy of each photon। और energy of each photon तो तुम find करने ही वाले हो। तो intensity is number of photons into energy of each photon। तो number of photons is intensity upon energy of each photon। इंटेंसिटी दिया है, ई फाइंड करने वाले हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन इज अगेन सिंपल, यू हैव फर्स्ट केस डेल्टा ई विच इज एच सी बाय लैम्डा। और अभी एच सी की वैल्यू मैं तुमको बता चुका हूँ 19.89 इंटू 10⁻⁻26। तो दिस इज 19.89 इंटू 10⁻⁻26 अपॉन व्हाट इज वेवलेंथ 4 इंटू 10⁻⁷। तो लगभग 20/4 है, मतलब 5 है, 5 इंटू 10⁻⁻19 है, अप्रोक्सीमेटली 5। आज से थोड़ा सा कम आएगा, लिटिल लेस देन 5, 4.9725। तो 4.9725 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और याद रखना, इसको हम ईवी में तो कन्वर्ट करने वाले हैं, लेकिन रिमेंबर while finding out number of photons, number of photons, उस केस में एनर्जी इज सपोज टू बी इन एसआई यूनिट्स, उस केस में जूल में चाहिए, उधर ईवी में मत लिख देना क्योंकि इंटेंसिटी वैट में है।
तो एनर्जी भी किसमें चाहिए, ऐसा यूनिट, मतलब वो किसमें चाहिए, जूल में। तो 4.9725 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 EV. It is just for the sake of writing down answer in terms of EV. 3.1. So 3.1 EV. Good. Then part 2 is to find out number of photons. Number of photons is intensity upon E. Intensity is 0.1, which is 10⁻⁻1. Upon what was E? It was 4.9725 into 10 raised to how much? 19. ये भी easy है, क्योंकि देखो ये पॉइंट मतलब 10⁻⁻1 और 10⁻⁻19 मतलब 10⁻⁻18 मतलब ऊपर आके +18, और ये 1/5 है, 1/5 इज 0.2 मतलब 2 इंटू 10⁻17 ऐसा कुछ आएगा आंसर। तो 1 डिवाइडेड बाय 4.9725 0.2011, तो ठीक है 0.20 मतलब 2 इंटू 10⁻17 फोटॉन्स। डन। तो यू हैव टू रियलाइज वन थिंग कि वो जो तुम्हारे पास इंटेंसिटी था ना वो वैट में था, वैट होता है जूल पर सेकेंड, और ये जूल है, तो दिस इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर सेकेंड। हर सेकेंड में इतने फोटॉन इंसिडेंट हो रहे हैं, इसका मतलब अगर हर एक फोटॉन ने एक एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर दिया तो इतने इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे हर सेकेंड वो फोटो सेंसिटिव सरफेस से, अगर वैसा हुआ तो। अगला क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। एग्जाम्पल 14.4, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 120 वोल्ट, फाइंड इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डू यू रिमेंबर, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने बना के दिया था, इफ यू रिमेंबर, और मैंने आपको ये भी बोला था कि कई जगह पे वो थोड़ा सा एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर का गड़बड़ करके रखा है, अगर आपको याद होगा। डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट? 12.28 एंगस्ट्रॉम अपॉन अंडर रूट ऑफ v। ये आंसर 1.228 आएगा। क्यों आएगा? नहीं 1.228 नहीं आएगा, हाँ 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यस 1 पॉइंट समथिंग। व्हाई? बिकॉज what is root of 120? Can I take it to be approximately 121? ले सकते हैं ना। What is root of 121? 11. 12 by 11 is 1 point something. इसलिए मैंने बोला कि वो लगभग 1 point something ही आता है वो। तो you have 120 का रूट, that is 10.95. 12.28 divided by 10.95, 1.12. 1.12 एंगस्ट्रॉम। हो गया क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14.5। A student weighing 45 किलोग्राम is running with a speed of 8 किलोमीटर पर आवर। तो एक स्टूडेंट है जिसका वेट मतलब मास मान सकते हो 45 kg, इट इज रनिंग विद a speed of 8 किलोमीटर पर आवर ऑन अ फुटपाथ 2 मीटर वाइड। तो जिस फुटपाथ पे वो रन कर रहा है उसका जो विड्थ है वो 2 मीटर है। A small car weighing 1200 kilogram is moving with a speed of 60 किलोमीटर पर आवर on a 20 मीटर वाइड रोड। कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। वो जो विड्थ दिया है वो तुमको ऐसा ही दिया है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए कि उसका काम क्या, उसका कोई काम नहीं है। इट इज जस्ट टू कंफ्यूज यू कि ये विड्थ क्यों दिया, कुछ काम नहीं है इसका। मास ऑफ स्टूडेंट इज 45 kg। उसके बाद द स्पीड ऑफ स्टूडेंट इज 8 किलोमीटर पर आवर। हाउ डू यू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड? 5/18। वेरी गुड। 4 20/9, तो आई कीप इट एज 20/9 मीटर पर सेकेंड। और जो कार है उसका मास आपको दिया हुआ है, मास ऑफ कार इज 1200 kg एंड द स्पीड ऑफ कार
Speed of car is 60 kilometer per hour. 60 into 5 by 18 meter per second. तो 9 जा एंड 30 जा अच्छा ये और फर्दर सिंप्लीफाई होगा. 6 का टेबल 6 3 जा एंड 10 जा. ओके गुड. 50 by 3 मीटर पर सेकेंड. गुड. क्या फाइंड करना है तुमको? यू आर सपोज टू फाइंड आउट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द स्टूडेंट एंड ऑफ द कार. Which formula will you be using to find out this h upon p? What is p? mv. ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है. आगे जाके थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं. इट इज़ अ वेरी सिंपल चैप्टर एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. बहुत ही सिंपल है ये. तो पहला केस, वेवलेंथ ऑफ स्टूडेंट. वेवलेंथ ऑफ स्टूडेंट is h upon mass of student, speed of student. H is 6.63 into 10 raised to minus 34 upon mass of student was 45 into speed कितना आया 20 by 9. ठीक है, गुड. 1 जा 5 जा ये 100 ऊपर 10 raised to minus 34 का 10 raised to minus 36. Now ये आ गया 10 raised to minus 36 मीटर. आपको पता है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्लैंक लेंथ. सुना है कभी नाम? प्लैंक्स कांस्टेंट नहीं बोल रहा मैं, वो तो एच है. प्लैंक लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं. प्लैंक लेंथ theoretically speaking, theoretically nothing smaller than Planck length can exist as per the current understanding of physics. तो ज़रा चेक कर लेना उसका वैल्यू क्या आता है. और मैं आपको कल बता रहा था कि when the particle is moving it has a wave associated with it. लेकिन हर एक पार्टिकल का जो वेव है वो डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज ऑफ टू थिंग्स. नंबर वन, theoretically nothing smaller than Planck length can exist. नंबर टू, हमारे पास जो फाइनेस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स है, टेक्नोलॉजी जो हमारा आज का है, 10 raised to minus 15 minus 16 मीटर से नीचे तुम कोई मेजर कर ही नहीं सकते प्रैक्टिकली स्पीकिंग. तो प्लैंक लेंथ क्या है वो जरा चेक कर लेना वैल्यू, तो समझेगा कि व्हाई वी आर नॉट एबल टू डिटेक्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ. नंबर टू, ये हो गया स्टूडेंट का. अभी किसका रह गया? कार का. 6.63 into 10 raised to minus 34. वैसे मैंने अभी तक तुमसे प्लैंक्स कांस्टेंट का ऐसा यूनिट नहीं पूछा. जूल सेकेंड. E इक्वल टू एच नू, एच इक्वल टू ई बाई नू. E इज जूल एंड नू इज 1/2 तो बन गया वो जूल सेकेंड. मतलब एनर्जी इनटू टाइम, मतलब m1 L2 T minus 1 डायमेंशनली स्पीकिंग. मास ऑफ कार था 1200. स्पीड ऑफ कार कितना था? स्पीड ऑफ कार 50/3. 50/3. वेरी गुड. 1 जा एंड हाउ मच? 400 जा. तो 400 into 50 is how much? 2 into 10 raised to 3. है ना? 3 की 4 20,000 होता है वो. ओके पक्का ना? 20,000 होता है ना? सच में 20,000 होता है ना? अरे 400 into 5 2,000 होता है. आगे वाले जीरो लगा. 20,000 होता है वो. व्हाट इज द हाफ ऑफ 6.63? 3.315 into 10 raised to कितना? minus 38 मीटर. गुड. आंसर मैच हुए? चेक कर लो एक बार. गुड डन. चलो अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया. quick. Next question. Calculate the de Broglie wavelength of an electron moving with kinetic energy of 100 eV passing through a circular hole of diameter 2 angstrom. अभी देखो ऐसा है, आपको पूछा है व्हाट इज द de Broglie wavelength of electron moving with kinetic energy. एनर्जी दिया है आपको 100 eV का और बोला है पासिंग थ्रू सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर 2 एंगस्ट्रॉम. पहली बात तो डायमीटर का फिलहाल यहाँ पे कोई यूज नहीं है फिलहाल.
वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने के बाद समझेगा। वैसे तुमको कोई पूछेगा नहीं कि ये क्यों दिया है, लेकिन वो तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, जो तुमको हायर लेवल के क्वेश्चंस के लिए लग सकता है। तो मैं पहले कैलकुलेशन करके बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि उसका मतलब क्या है, डायमीटर क्यों दिया होगा उन्होंने, बताता हूँ। पहले तो काइनेटिक एनर्जी E is 100 eV. As I told you कि when you are finding out wavelength, you find out wavelength in terms of meter. तो आपको ये जो EV है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, जूल में। 1 EV is 1.6 into 10 raised to minus 19 जूल, तो 100 EV is 1.6 into 10 raised to minus 17। तो 100 into 1.6 into 10 raised to minus 19 जूल। तो एक काम करता हूँ, ये पॉइंट हटाता हूँ, 10 raised to minus 20 हो गया, और एक 2 इसको दे देता हूँ, तो 16 into 10 raised to minus 18 हो गया जूल में। करेक्ट। तो क्यों किया है ऐसा, क्योंकि वो अगर फॉर्मूला याद होगा तो वो रूट के अंदर होता है, तो 16 का रूट सीधे 4 बन जाएगा। तो इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, यू आर सपोज टू फाइंड आउट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। एंड इफ यू रिमेंबर, हमने लास्ट ही हमारे थ्योरी लेक्चर में देखा था, इन द लास्ट लेक्चर इटसेल्फ वी हैव सीन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ in terms of energy, h upon under root of 2me, h upon under root of 2me, where E अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा तो क्यू भी बन जाता है वो। तो एनीवेज ये फॉर्मूला हमको काम में आएगा। एंड यू हैव वेवलेंथ इक्वल टू 6.63 into 10 raised to how much, -34। अच्छा, डू यू रिमेंबर ये आया कहाँ से, याद है, मोमेंटम से। जिनको नहीं याद, 2 मिनट यहाँ ध्यान दो। यू इफ यू डू नॉट रिमेंबर तो बता देता हूँ, ये h/p होता है। देन यू रिमेंबर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ mv² मल्टीप्लाई डिवाइड बाय मास। तो ये आ गया E इक्वल टू p²/2m। तो यहाँ से तुमको मिल गया p² इक्वल टू 2me। तो यहाँ से तुमको मिल गया मोमेंटम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2me। तो बस वही यहाँ पे हमने लिखा है, अंडर रूट ऑफ 2me, ऐसा आता है वो फॉर्मूला। तो ठीक है, गुड, दैट यू नो नाउ। अंडर रूट ऑफ 2 into mass, what is mass of electron, 9.1 into 10 raised to minus 31 kg into energy कितना था, 16 into 10 raised to minus 18 कितना था, minus 18 था। तो you have this as 6.63 into 10 raised to minus 34 upon a इसका रूट 4 आ गया, इसका रूट 10 raised to minus 9 आ गया, -9 आ गया। अंदर कौन बचा, 18.2 into 10 raised to -31। देखो ये 18.2 है, हाँ, मैं चाहूँ तो उसको 9 मान लेता हूँ और उसको रूट से बाहर निकाला तो 3 बना लेता हूँ, हो सकता है, वैसा भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। if you want to do that you can do that, बट एग्जैक्ट करेंगे। 18.2 into 10 raised to -31, और -31 का तो तुम रूट निकाल नहीं सकते, तो एक काम करना, इसका एक 10 raised to -1 इसको दे देना, इसको दे दिया तो ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो गया, 1.82 हो गया ये, पक्का सही है। व्हाट इज 1.82 का अप्रोक्सीमेट रूट, 3.3, 1.82 का 1.69 का 1.3 होता है, 1.96 का 1.4 होता है, तो 1.35 के आसपास आएगा ये रूट। हाँ, 1.35 के आसपास तो आएगा। 1.82 का रूट 1.35, 1.349 राउंड ऑफ करके 1.35 इंटू 4। मैं भी डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ इस स्टेप के बाद। इंटू 4 कितना आ गया, 5.39, ये डिनोमिनेटर में है। तो 6.63 इंटू 10 raised to minus 34, 5.39 आफ्टर डूइंग ऑल दिस। हाँ वो तो करते ना, रुको जरा, 10 raised to minus 15 और -9, 10 raised to minus 30 का रूट 10 raised to minus 15 और -9, -24। मैंने बोला था एंगस्ट्रॉम में आता है, इसलिए मैं पहले वो वेरीफाई कर रहा हूँ कि 10 raised to minus 10 आता है कि नहीं। तो 10 raised to minus 10 और फिर इसको डिवाइड कर दोगे, 6.63 को 5.39, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 6.63 डिवाइड बाय 5.39, 1.23 एंगस्ट्रॉम।
तो ये आ जाएगा आपका 1.23 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, दैट इज इन एंगस्ट्रॉम। क्या दिया है आंसर? आंसर है 1.23 एंगस्ट्रॉम, बराबर है। अब एज आई टोल्ड यू कि ये जो तुमको डायामीटर की बात की है, ये क्यों की है? देखो ऐसा है, अगर मेरे पास एक सर्कुलर एपर्चर है और इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ वो कितना है, कितना वेवलेंथ, हाउ मच हैव यू ऑब्टेन्ड? अभी फाइंड किया ना, 1.23। तो अगर इलेक्ट्रॉन इज मूविंग लाइक अ वेव और अगर उसका वेवलेंथ 2 एंगस्ट्रॉम से बड़ा हुआ तो इट मे नॉट पास, मे नॉट, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। मैंने इसलिए पहले बोल दिया कि कोई पूछने नहीं वाला तुमसे। डायमीटर कितना है? 2 एंगस्ट्रॉम। और क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन इज अ वेव तो इट इज गोइंग लाइक अ वेव, इफ इट इज गोइंग लाइक अ वेव और वेवलेंथ अगर इस एपर्चर से बड़ा हुआ तो मे नॉट पास, इलेक्ट्रॉन मे नॉट पास, ऐसी बात है वो। बट तुम्हारा आंसर तो यहीं तक है। Done. चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, सॉल्व एग्जाम्पल खत्म, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 7। What will be the energy of each photon? What will be the energy of each photon in monochromatic light of frequency 510 raised to 14 Hz? बहुत सिंपल है। What will be the energy of each photon in a monochromatic light of frequency? आपको फ्रीक्वेंसी दिया है, एनर्जी पूछा है, कैसा क्वेश्चन पूछा है? जस्ट फ्रीक्वेंसी दिया है 510 raised to 14 हर्ट्ज, गुड। और आपको फाइंड करने के लिए बोला है एनर्जी। फॉर्मूला तो तुमको पता ही होगा, E इक्वल टू एच नू। नंबर्स भी इतने सिंपल दिए हैं कि फटाफट आंसर आ जाएगा। तो सिर्फ एच को नू से मल्टीप्लाई करना है, यू आर जस्ट सपोज टू मल्टीप्लाई एच को नू से 6.63 इंटू 10 raised to -34 इंटू 5 इंटू 10 raised to 14। What is 6.63 into 5? Fast. 33.15। मैंने बोला था जब 5 हो तो 10 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 2 कर लेना। 33.15 इंटू 10 raised to -20 जूल, -19 में लिखोगे तो 3.315। 3.315 इंटू 10 raised to -19 जूल। आंसर ईवी में दिया होगा, आंसर ईवी में दिया है। कितना दिया है? हाँ, कितना? 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, गुड। क्योंकि तुम इसको जब ईवी में कन्वर्ट करोगे तो 1.6 इंटू 10 raised to -19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी, यू टू डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 raised to -19 टू गेट इट इन ईवी। 2 पॉइंट समथिंग आने वाला है, 2 पॉइंट समथिंग, 3.315 डिवाइड बाय 1.6, 2.07, 2.07 ईवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, चलो देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट, व्हाट हैपेंड, व्हाट जस्ट हैपेंड, एक मिनट। चलो अगला क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, observation from an experiment on photoelectric effect for the stopping potential by varying the incident frequency were plotted. Okay, the slope of the linear curve was found to be approximately 4.1 into 10 raised to -15 वोल्ट सेकेंड। एक तो यहाँ पे हिंट मिल गया तुमको, स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्ट में होगा, फ्रीक्वेंसी 1/सेकेंड में होता है तो वोल्ट सेकेंड या फिर वोल्ट पर सेकेंड ही आता है। हिंट तो यही मिल गया कि कैसे सॉल्व करना है, लेकिन मैं तुमको जो ऑब्जर्वेशन हमने देखे थे ना, जो ग्राफ प्लॉट किए थे, तब लग रहा था कि ग्राफ कहाँ काम में आएंगे। आप समझेगा ग्राफ कहाँ काम में आते हैं। गिवन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 raised to -19 कूलम, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट h। मैं वापस क्वेश्चन समझा देता हूँ। हमने जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का
एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा था, उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से हमने कोई ऑब्जर्वेशन लिए थे जिसको हमने इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ प्लॉट किया था। एक ही ऐसा ग्राफ था जिसमें हमने करंट नहीं प्लॉट किया, जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी वर्सेस क्या प्लॉट किया, स्टॉपिंग पोटेंशियल, बस उसी ग्राफ की बात हो रही है। तो ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर द स्टॉपिंग पोटेंशियल बाय वेरिंग द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का प्लॉट है ये। द स्लोप ऑफ द लीनियर कर्व वाज फाउंड टू बी, तो अगर आपको याद है, दैट इज व्हाई यू शुड नेवर मिस थ्योरी क्लासेस। अगर आपको याद है, यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी प्लॉट किया था और यहाँ पे हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल प्लॉट किया था। तो ये ऐसा एक लीनियर कर्व आता है। मेटल है, मेटल भी ऐसा दिखाया था मैंने कि फॉर अ गिवन मेटल इट इज समथिंग लाइक दैट। एंड इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द स्लोप ऑफ द लीनियर कर्व, बिकॉज दिस इज अ लीनियर कर्व, इसका स्लोप कितना है, 4.1 इंटू 10⁻⁻15 वोल्ट सेकेंड। वैसे तो तुमको हिंट यही मिल गई कि करना क्या है, फिर भी नहीं, मैं तुमको पूरा इक्वेशन बना के दूंगा मैथमेटिकली। तो स्लोप दिया है तुमको और तुमको चार्ज और इलेक्ट्रॉन दिया है, आपको पूछा है वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो हम लोग अब तक जो प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू यूज कर रहे थे 6.63 इंटू 10⁻⁻34। अब एक्सपेरिमेंटली हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं या तो एक्सपेरिमेंटली हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स बट ऑब्वियस, जब आप बोलते हो कि यार प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है, यू शुड आस्क कहाँ से आया वैल्यू, तो कहाँ से आया, कहीं से तो आएगा, एक्सपेरिमेंटली आएगा। तो अभी हमको दिया क्या है, स्लोप। मैं फिलहाल स्लोप को स्लोप लिख रहा हूँ, वट एवर द वैल्यू ऑफ स्लोप इज 4.1 इंटू 10⁻⁻15 वोल्ट सेकेंड। ओके गुड। मैं तुमको यहाँ से भी शॉर्टकट बताने वाला हूँ, पर आई वॉन्ट यू टू डू थिंग्स लिटिल मैथमेटिकली ऑल्सो, क्योंकि जेई नीट में आ गया ना एग्जाम्पल, तो पता होना चाहिए। एंड देन यू हैव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो तो सबको पता ही है, दिस इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। यू आर सपोज टू डिटरमाइन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एच। अब मैं फॉर्मूला लिखने का मेरा सोल्यूशन में इंक्लूड कर रहा हूँ। व्हाट इज दिस एक्सिस, स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस इज फ्रीक्वेंसी। एंड अगर मैं यहाँ y लिखता हूँ, यहाँ पे x लिखता हूँ, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, y इक्वल्स टू mx माइनस सी। पक्का। अब हमको ये लाइन का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी लाना है। वो कैसे लाएंगे, आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। व्हाट इज आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, तुमको जो भी इक्वेशन याद हो वहां से स्टार्ट करो। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि तुम स्टॉपिंग पोटेंशियल से स्टार्ट करो। तुमको इतना याद है, फोटोन आया, कितना एनर्जी लाया, h0, उसमें से वर्क फंक्शन मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड फॉर बाय इलेक्ट्रॉन टू लिबरेट इटसेल्फ, कितना था वो 50, राइट, 50 था ना वो, यस। और जो बचा हुआ था वो कहाँ गया, काइनेटिक एनर्जी। मतलब यू एटलीस्ट यू शुड नो कि h nu इज इक्वल टू 50 प्लस काइनेटिक एनर्जी। मैथ्स लिखो मत लिखो, आई डोंट केयर, बस इतना याद रखो। तो ke इक्वल टू h nu माइनस 50, h nu माइनस 50, रिमेंबर दिस, nu is x 5 माइनस c, तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो है ना, ये 50 वैल्यू आती है। मतलब तुमको अब ये भी पता है कि ग्राफ से हाउ डू आई फाइंड आउट वर्क फंक्शन, तो देखेंगे। एग्जैक्टली बाकी है, अभी एग्जैक्ट नहीं बताया मैंने। यू रिमेंबर काइनेटिक एनर्जी वाज आल्सो ev0, so it was ev0, याद है ना, हाफ mv स्क्वायर, उसी को तुम क्या बोलते हो, q इंटू वी, q क्या है, e, ev0 इक्वल टू h nu माइनस 50, तो v0 इक्वल टू h बाई e nu माइनस 50 बाई e, तो ये एग्जैक्टली 50 बाई e होता है। पक्का, श्योर 100%। और थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो ये वोल्टेज था, ये एनर्जी था, तो वोल्टेज और एनर्जी सेम थोड़ी हो सकता है, तो यहाँ पे डिवाइड बाई ई हुआ। ठीक, अब कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। स्टैंडर्ड इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, स्टैंडर्ड मतलब ठीक है, वो क्या बोलते हो उसको तुम, स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, मैं यहाँ पे स्लोप पॉइंट फॉर्म लिख देता हूँ, नहीं तो कोई और फिर वो वीडियो पे कमेंट डाल देता है इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं बोलते। हाँ नहीं बोलते, इसको स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलते हैं उसको। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, बताओ तो जरा, y इक्वल्स टू
y इक्वल्स टू mx माइनस c। इक्वेशन नंबर 2 को 1 से कंपेयर कर लो। व्हाट इज स्लोप? देयरफॉर स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू क्या हो गया, h बाय e। तुमको क्या चाहिए था? h। तो व्हाट इज h? स्लोप इनटू e। तो इट इज स्लोप इनटू e बाय द वे, m इनटू e। गुड, डन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप? दिया है ना, 4.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 15। व्हाट इज e का वैल्यू? 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19। तो ये हो गया 10 रेज टू माइनस 34। हो गया ये। गुड। देन ऑफ कोर्स स्लोप किस में था? वोल्ट सेकेंड में। गुड, ध्यान देना, वोल्ट सेकेंड में था, भूलना मत। व्हाट इज 1.6 इंटू 4.1? 6 पॉइंट, टोटल 6.56। 6.56 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 वोल्ट सेकेंड, और E इज इन कूलम। कूलम पक्का? श्योर? व्हाट इज वर्क डन? Q इंटू V। व्हाट इज Q? कूलम। V इज इन वोल्ट, तो कूलम वोल्ट क्या होता है? जूल। तो ये जो कूलम और वोल्ट है वो क्या बन जाएगा? जूल। तो क्या बन जाएगा? जूल सेकेंड। तो ये आ जाएगा जूल सेकेंड में, और आना भी चाहिए था क्योंकि मैंने पहले बोला जूल सेकेंड में आता है। ठीक, अब इतना कुछ करने की जरूरत हमको नहीं थी, बट ये जो मैथमेटिकली तुम सॉल्व करते हो ना, वो पार्ट मिस हो जाता है। फिर मुझे वो बताना था क्योंकि वो काम में आएगा आपको आगे। अब डायरेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, रुको मैं बताता हूँ कैसे फाइंड करते हैं। ट्रिक, तुमको क्या दिया था? स्लोप दिया था, ठीक। स्लोप की जो भी वैल्यू थी 4.1 इंटू 10 रेज टू 15 माइनस 15 वट एवर इट वॉज, माइनस 15 था वो, ठीक। पक्का? क्या लिखा था यहाँ पे? वोल्ट सेकेंड लिखा था ना, ऐसा, वोल्ट सेकेंड। तो स्लोप इक्वल टू वोल्ट सेकेंड लिखा था। आपको किसकी वैल्यू दी है? चार्ज की और स्लोप की, और क्या फाइंड करना है? प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक। तो है ना प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर इफ यू रिमेंबर यू वांट टू फाइंड आउट प्लैंक्स कांस्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर कि जो प्लैंक्स कांस्टेंट है वो यहाँ से आता है। तो जो प्लैंक्स कांस्टेंट है वो ऐसा होता है, और एनर्जी होता है वर्क, और वर्क होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पक्का? यहाँ तक क्लियर? श्योर सर? 100% क्लियर? हो गया, आ गया आपका आंसर, आ गया, इसी से आ गया। चार्ज कूलम वोल्ट 1/2। तो बताओ यहाँ से फॉर्मूला कैसा बना? नहीं बना? बन गया ना। इसको इधर ले जाओगे क्या ऊपर? वोल्ट सेकंड तुमको स्लोप बोला है कि नहीं? स्लोप बोला है, और ये कौन है? चार्ज। तो हमने क्या लिखा फिर? स्लोप इनटू चार्ज। वोल्ट सेकंड फॉर स्लोप और कूलम इज चार्ज, तो स्लोप इनटू चार्ज, स्लोप इनटू चार्ज। डायरेक्ट भी आता है वो। तो यू कैन ऑल्सो जस्ट डू दिस सिंपल थिंग। तो ये मैं हटा देता हूँ, इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। The threshold wavelength of tungsten is 2.76 into 10 raised to minus 5 centimeter. A. Explain why no photoelectrons are emitted when the wavelength is more than 2.76 into 10 raised to minus 5 centimeter. You have to explain. हमको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया है, हमको गिवन वेवलेंथ दिया है, इंसिडेंट वेवलेंथ। अब तुम ये नहीं बोल सकते कि हाँ हमको पता है when the wavelength incident wavelength is greater than threshold wavelength no emission takes place। तुमको इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए बोला है एक्सप्लेन। नंबर 2, what will be the maximum kinetic energy of electron ejected in each of the following cases। तो दो केसेस दिए हैं, what will be the maximum kinetic energy of the electrons ऐसा पूछ रहा है। Number 1, if ultraviolet radiation of wavelength 1.8 into 10 raised to minus 5 centimeter and radiation of frequency 4 into 10 raised to 15 hertz is made to incident on the tungsten surface। सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, दूसरे पार्ट में दो सब पार्ट है। तो सबसे पहले हमको ये बताया, क्या बताया कि अगर मेरे पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू, टंगस्टन फिलामेंट का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का वैल्यू 2.76 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 सेंटीमीटर है, तो ए केस में जो वेवलेंथ दिया है इंसिडेंट वेवलेंथ वो 2.2
0.76 मोर देन एच। ठीक है, तो इफ ऐसा बोला है कि इफ वेवलेंथ इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ऐसा बोला है आपको, देन वाई नो एमिशन ऑकर्स, ये एक्सप्लेन करना है तुमको, यू आर सपोज टू एक्सप्लेन, तो दिस गोज इनटू पार्ट ऑफ फाइंडिंग। और क्या बोला है बी में दो पार्ट है, उसमें सबसे पहले केस में आपको वेवलेंथ दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर, और दूसरे केस में तुमको फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी इज 4 इंटू 10⁻15, और इन दोनों केस में तुमको पूछा है एनर्जी, एनर्जी पूछा है, किसका एनर्जी पूछा है, इलेक्ट्रॉन का, फोटोन का नहीं, किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो इन द सेकेंड केस, इन द बी केस, दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पूछा है आपको, के मैक्स। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख नहीं रहा, आई विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। पहले ए का सॉल्यूशन, हाउ डू यू एक्सप्लेन, कैसे एक्सप्लेन करोगे, वी नो दैट इफ यू वांट तुम आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज कर सकते हो, इफ यू वांट तुम यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हो कि वी नो दैट की फ्रीक्वेंसी अगर लेस देन थ्रेशोल्ड हो तो नो इमिशन ऑकर्स। अगर तुमको इसको भी सपोर्ट करना है, इफ यू वांट टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट, तो फिर एक फॉर्मूला में दो काम हो जाएंगे तुम्हारे। तो पहला और दूसरा केस सेम फॉर्मूला में तुम यूज कर सकते हो, मतलब यू कैन यूज दिस सेम फॉर्मूला इफ यू रिमेंबर व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फ्रॉम फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। एच न्यू 0 माइनस फाइव जीरो का एक हमने अल्टरनेट फॉर्म लिखा था, ऐसा एक फॉर्म लिखा था, एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, व्हाट इज एच न्यू जीरो, वर्क फंक्शन, एच न्यू जीरो वर्क फंक्शन, तो ऐसा लिखा था हमने। सो वी नो दैट इफ nu is less than nu zero, मतलब तुम बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी becomes negative, which is not possible, which is not possible, good। और ऐसा है तो therefore क्योंकि nu less than nu zero हुआ तो ये तो हो नहीं सकता, इसका मतलब एच सी बाई लैम्डा लेस देन एच सी बाई लैम्डा जीरो भी नहीं हो सकता, एच से कैंसिल हो गया तो 1 बाय लैम्डा लेस देन 1 बाय लैम्डा जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब लैम्डा जीरो लेस देन लैम्डा नहीं हो सकता, मतलब देयरफॉर लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा जीरो इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड मतलब नो इमिशन विल टेक प्लेस, क्योंकि वेवलेंथ इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो यहाँ ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं आने वाले। ये हो गया पहला केस सॉल्व। दूसरा केस बी, क्या फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी। तो आई टोल्ड यू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी h nu minus nu zero, yeah, I know it is h c by lambda minus c by lambda zero, because they have given you wavelength, I guess c common निकाल लो, 1 by lambda minus 1 by lambda zero, hc की वैल्यू हमने देखा था 19.89 into 10 raised to minus 34। what is the wavelength incident, नहीं वो नहीं, इंसिडेंट वेवलेंथ सॉल्व करके तो वो 26, ओ या सॉरी ह्यूमन एरर, चलो ठीक है, 1.89 दिस इज 1 बाय लैम्डा, व्हाट इज लैम्डा 1.8 माइनस व्हाट इज लैम्डा जीरो, आई नो दिस इज 10 raised to -7, -5 है, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करने ही वाला हूँ, चलो कर ही देते हैं। 1.8 माइनस 2.76, और इन दोनों में क्या कॉमन था, 10 raised to -7 मीटर में कन्वर्ट करने के बाद, गुड। तो ये आ गया 10 raised to -19, 19.89 इंटू 10 raised to -19, इसको कर लो माइनस 2.76 में से 1.8 निकाल लो, 0.96 0.96 अपॉन 1.8 इंटू 2.76, हाँ मैं पूरा एक साथ ही कर देता हूँ ना, 19.89 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को,
तो व्हाट आई विल डू इज 19.89 into 0.96 आ गया, डिवाइड बाय 1.8, फर्दर डिवाइड बाय 2.76, 3.84, तो ये आ गया 3.84 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अगर ईवी में फाइंड करना है तो आई हैव टू डिवाइड इट फर्दर बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ईवी में आएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या है आंसर? 2.4 2.402 ईवी। ये हो गया पहला केस। दूसरे केस में तुमको दिया ही जब फ्रीक्वेंसी है तो तुमको वो नू को सी और लैम्डा के टर्म में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक सिर्फ प्रॉब्लम ये है, द प्रॉब्लम इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया है, थ्रेशोल्ड वैल्यू दिया है तुमको, दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ से तुम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो इफ यू वांट। क्या फाइंड करना है सेकंड केस में? वापस से एनर्जी, फिर वही इक्वल टू, बस इसको मैं एच नू माइनस एच नू जीरो अलग से लिख रहा हूँ। एच नू, एच इज 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना दिया है इंसिडेंट? 4 इंटू 10⁻15, 4 इंटू 10⁻15 माइनस एच 6.63 इंटू 10⁻⁻34 नू जीरो। या तो पहले से फाइंड कर लो या तो उसको सी बाय लैम्डा जीरो लिख दो, योर कॉल, आपके ऊपर है कैलकुलेशन कैसे करना है, यू विल डिसाइड। तो कैलकुलेशंस अप टू यू। तो यू हैव E इक्वल टू, ये जो भी आएगा इसको मैं बाद में करता हूँ, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। व्हाट इज 6.63 इंटू 4? इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। 6.6 इंटू 4 6.6 का डबल, 66 का डबल, 66 का डबल, 132 का डबल, 264 हो गया। और ये जो तुमने 0.0 से छोड़ दिया मतलब 264 हो गया, मतलब बेसिकली 26.4 हो गया। वहां तक तो हो गया, वो तो ठीक बोला तुमने। ये 0.03 इंटू 4, 3 4 था 12, 0.34 था 1.2, 0.03 इंटू 4 0.12, तो 0.12 ऐड करोगे ना, 62.52 इंटू 10⁻⁻19। आई नो, यहाँ पे एक्यूरेट क्यों करना है हमको, क्योंकि यू नेवर नो, अगर यही क्वेश्चन जेई नीट में आ गया और ऑप्शन बहुत पास पास में हुए ना, क्योंकि जब तुम ईवी में कन्वर्ट करते हो तो आंसर पास पास में होते हैं, बहुत आस पास में होते हैं। इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा, यू मे फाइंड इट वेरी फनी कि मैं ऐसे सब कैलकुलेशन कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन जब तुम ईवी में कन्वर्ट करोगे, छोटी सी गलती रही और ऑप्शन पास में रहे तो फिर फंस गए वहां पे। गुड। तो अभी देखो, ये तो तुमको पता ही है, इसको वापस से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। व्हाट इज h इंटू सी? 19.89 to 10⁻⁻26। दिस टाइम आई विल कमिट नो ह्यूमन एरर। व्हाट इज वेवलेंथ थ्रेशोल्ड? अरे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 2.76 इंटू 10⁻⁻7। अगेन नो ह्यूमन एरर, वो सेंटीमीटर नहीं लिखा मैंने। तो E इक्वल टू, ये तो 10⁻⁻19 आ ही गया। और ये कितना है? ये पूरे चैप्टर में यू विल स्ट्रगल विद कैलकुलेशन, और इस चैप्टर के क्वेश्चन डालते इसलिए एग्जाम में तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। 7.20 वो देते ही इसके लिए, दैट यू मेक सिली मिस्टेक एंड वेस्ट योर टाइम। 10⁻⁻19, मैंने दोनों में से 10⁻⁻19 कॉमन निकाल लिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो और वो तुमको मिल गया आंसर इन जूल्स, इन जूल। 26.52 माइनस 7.2, 26.52 minus 7.2. My intention is not to do this. My intention is to divide it by 1.6. तो ये 19.32 आ गया, 19.32 आ गया तुम्हारा, into 10⁻⁻19 आ गया तुम्हारा जूल में।
अब जब मैं ईवी में निकालूंगा आंसर तो डिवाइड बाय 1.6 करना रह जाएगा मेरे को। डिवाइड बाय 1.6 12.075 10⁻⁻19 है ना आंसर? क्या है? 12.07 राउंड ऑफ किया, ठीक है।